नमस्कार। इनसाइट आईक्यू के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो या तो यूपीएससी में है या यूपीपीसीएस में है या एसएससी में है, उनके कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये उससे क्वेश्चंस हैं। नेरली 10-12 क्वेश्चन हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द डिफिनीशन ऑफ द स्टेट, विद रेफरेंस टू द डिफिनीशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है और उसी के बारे में पूछा है कि स्टेट किसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में। ऑप्शन 1 है, ए प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज ए एजेंसी ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द डिफिनीशन ऑफ द स्टेट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है आर डी सेट्टी वर्सेस आर डी सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर डिफाइन किया, ए प्राइवेट बॉडी आर एजेंसी वर्किंग एज ए इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द स्टेट फॉल्स अंडर द आर्टिकल 12। जो कि गवर्नमेंट के प्राइवेट बॉडी आर एजेंसी वर्किंग एट द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के अंडर में काम कर रही हैं, उनमें गवर्नमेंट का शेयर है या फंडिंग कर रही है, तो वो स्टेट कंसीडर किए जाएंगे। जैसे LIC है या आप गेल है, भेल है, जो कंपनीज़ हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें भले गवर्नमेंट या तो फंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा शेयर है, तो उनको स्टेट कंसीडर किया जाएगा। सो करेक्ट 1 इज़ करेक्ट। ओके। Number 2, the judiciary, while exercising its non-judicial or administrative functions, falls within the scope of Article 12. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 में? जुडिशियल वाइल एक्सरसाइजिंग नॉन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस फॉल्स विद इन दी स्कोप ऑफ। कोई भी जुडिशरी है वो नॉन जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, तो वो आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन किया उसमें कंसिडर किया जाएगा कि नहीं। ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ स्टेट व्हेन परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आर नॉन जुडिशियल, बट व्हेन दे वर्किंग एज ए जुडिशरी कैपेसिटी, जब वो जुडिशियरी कैपेसिटी से काम कर रही होंगी, तब वो स्टेट नहीं कंसीडर की जाएंगी। ठीक, तो इसमें केवल इतना दिया है, वर्किंग एज नॉन जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देन फॉल्स विद इन स्कोप ऑफ द आर्टिकल 12, देन इट्स ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। वो एक्चुअली क्लियर क्या है कि कोई जुडिशरी है, वो जब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कोई फंक्शन कर रही है और नॉन जुडिशियल कर रही है, तब तो वो स्टेट फॉल करेगी। आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन किया गया है वो स्टेट कंसिडर किया जाएगा। बट अगर वो जुडिशरी एज ए जुडिशरी काम कर रही है, देन इट्स नॉट फॉल अंडर 12 ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टेट अंडर 12। सो या सो करेक्ट 2 इज़ करेक्ट। इसमें क्लियर लिखा है पॉइंटिंग रूल मेकिंग लाइक दिस देन इट इज़ कंसिडर, बट ओके। क्वेश्चन 3 है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC ONGC आर कंसिडर स्टेट। यस, देर करेक्ट कि एनी जो ये RD सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसमें गवर्नमेंट के शेयर हैं या फंडिंग का है गवर्नमेंट की, वो सारे को भले इंडिपेंडेंट हैं, वो भी ऑटोनॉमस हैं, लेकिन अगर फंडिंग है गवर्नमेंट के शेयर्स हैं 50% से ज़्यादा, तो वो क्या होंगे, वो स्टेट कंसीडर किए जाएंगे। तो करेक्ट 3 इज आल्सो करेक्ट। सो हम देखते हैं 1 2 3, तो D इज करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट।
ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है जो लॉज इनकंसिस्टेंट विथ एफआरस लिखा है, आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitutional Amendment Act passed under Article 368 are not considered a law under the Article 13(2). ये इंटरेस्टिंग है। केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती जो भारती वर्सेस जो इंडिया या भारतीय संघ है, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13(2) इन ऑर्डिनरी केस। ऑर्डिनरी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉज अंडर 13(2) in the ordinary case. However, if the amendment violates the fundamental rights forming part of basic structure, it can be declared void. उस क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉज अंडर आर्टिकल 13(2). ठीक, 13(2) का जो है 13(2) है, उस केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉज नहीं है इन ऑर्डिनरी केस। बट अगर वो अमेंडमेंट्स जो हो रहे हैं, इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल राइट्स का बेसिक पार्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, then it can be void, then amendment can be void. Okay, so 1 and but 2 is so okay, so 1 is correct. Okay, तो देखते हैं the term law include, सेकेंड देखते हैं the term law includes legislature sources such as custom or uses having the force of law. The term law includes in non-legislative sources such as custom or uses having the force of law. No, under 13 का जो 3 सेक्शन है उसमें लॉ इंक्लूड्स, उसमें क्लियर लिखा है लॉ इंक्लूड्स ordinance, orders, bylaws और जो नोटिफिकेशंस और जो कस्टम यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। सो 2 इज करेक्ट। तो उसमें 13(3) जो है, आर्टिकल 13 का 3 है, उसमें क्लियर दिया गया है कि जो लॉ, ऑर्डिनेंस हैं, ऑर्डर हैं, बाई लॉज हैं, नोटिफिकेशंस हैं, कस्टम है और यूजेस हैं हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो 2 इज आल्सो करेक्ट। 3 देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये हम पहले भी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर जब 1 कर रहे थे, तो जो केशवानंद भारती केस में बिल्कुल क्लियर कहा उन्होंने कि अगर कोई अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर वो उसमें अगर वो स्ट्राइक कर रहा है, देन कोर्ट कैन बी स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो उसको वाइड कर सकता है या उस पर अपना विचार कर सकता है। ओके, सो ऑल आर करेक्ट एंड सी इज करेक्ट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है फंडामेंटल राइट्स के एबिलिटी के। कुछ ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स। एनिमी अलायंस को छोड़कर, जो एनिमी कंट्रीज हैं उनको छोड़कर, इंडियन और फॉरेन्स के लिए, दोनों के लिए कौन सा लॉज है? ओके, प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15।
आर्टिकल, इसको ऐसे देखो, जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30, दिस फॉर ओनली इंडियन सिटीजन्स, राइट अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। और जो आर्टिकल है 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये दोनों के लिए हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं और सिटीजन्स के लिए भी हैं, और एंड फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी हैं। आर्टिकल जो 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, 28, ये दोनों सिटीजन्स के लिए हैं, वो इंडियन है या फॉरेनर्स। बट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। सो आर्टिकल 15 is not available for foreigners, so this is wrong. Okay, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, आर्टिकल 21 जो है वो सबके लिए है, तो दिस इज करेक्ट। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, इट्स नॉट फॉर फॉरेनर्स। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इट्स फॉर ऑल। तो इस तरह से जो ऑप्शन 2 and 4 are correct. So 2 and 4 is B is correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में है, उसका क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉज, कंसिडर द फॉलोइंग। Equality before law is a British concept, whereas equal protection of laws is derived from the American Constitution. Statement 1 is correct. This is correct. Okay. देखते हैं भी explanation. Number 2 है, equality before law is positive concept, while equal protection of law is negative concept. Option 2 is incorrect. 3. The Supreme Court held the rule of law as embodied in the Article 14 is the basic structure feature of the Constitution. Equality before law जो है, equality before law a British origin and a negative concept. Okay, so it's negative concept, equality before law, एंड इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। इसलिए जो स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल बेनिफिट्स हैं, उनको हटाता है, तो दिस इज ब्रिटिश कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो है, ये क्या करते हैं, इट्स पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एंड इक्वलिटी बिफोर equal protection of laws, American origin is positive concept, is allow the equal treatment. Statement 3 is also correct. In Indira Gandhi versus राजनारायण केस, राजनारायण में 1975 केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रूल्स द आर्टिकल 14 इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 14 जो 1975 में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि आर्टिकल 14 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। ओके, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ क्रीमी लेयर। क्वेश्चन इज, consider the following statement regarding the doctrine of the creamy layer in India. It was introduced by Supreme Court in the landmark Indira Sahni judgment 1992. The creamy layer criteria applied to scheduled caste, scheduled tribe and other backward equally. Children of the person holding the constitutional post
like president or the UPSC chairman are automatically included in the creamy layer. The सुप्रीम वन देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट introduced the creamy layer concept from OBC reservation in the Saini case 1992. OBC creamy layer केस जो था वो इंदिरा साहिनी केस जो था, लैंडमार्क डिसीजन इंदिरा साहिनी जजमेंट 1992 में ये OBC के लिए लाए थे. क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था 1992 में. सो इट वाज सुप्रीम कोर्ट इन लैंडमार्क इंडिया साइनी 1920. दिस इज करेक्ट. नंबर 2, द क्रीमी लेयर क्राइटेरिया अप्लाइड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, OBC. जो करेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन एक्सप्लिसिटली अप्लाई टू OBC रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल्स जो 16(4) है, आर्टिकल 16 का 4 है, जो आर्टिकल जो 16 का 4 है वो क्लियर उसमें है कि ये केवल 16 का 4 जो आर्टिकल है इसमें केवल जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो केवल OBC के लिए है. सो सेकेंड इज रॉन्ग. थर्ड, the children of the person holding like president or UPSC chairman included in creamy layer. इसमें ये बिल्कुल करेक्ट है. द पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, BP, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस और UPSC चेयरमैन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, दे फॉल अंडर क्रीमी लेयर कैटेगराइजेशन, तो ऑलरेडी क्रीमी लेयर में आते हैं. ठीक, तो करेक्ट आंसर इज A, दैट इज 1 and 3 ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, which of the following rights it not explicitly guaranteed under Article 19(1) of the Indian Constitution? Right to form association, union, cooperative societies, freedom of press, right to strike by government employee, reside and settle in any part of the territory of India. आर्टिकल जो 19(1) है उसमें क्लियर उसमें 6 गारंटी दी गई है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, जिसमें से एक स्पीच है, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल असेंबली लिख लो, पीसफुल असेंबली का है, फॉर्मिंग एसोसिएशन, फ्री मूवमेंट और रेजिडेंस, और क्या है, प्रोफेशन है. तो इसमें 6 गारंटी उसने आर्टिकल 19A में करेक्टली दी है, जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम कह सकते हैं. स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फॉर्मिंग एसोसिएशन, फ्रीडम, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एक्सप्लिसिटली ड्राइव्ड इन 19(1)A. जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इस 91 के A में इस क्लियर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ में है. राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक जो है ना, राइट टू स्ट्राइक ये फंडामेंटल राइट नहीं है. ये टीके रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट के केस में बिल्कुल क्लियर किया गया है. इट इज़ स्टैच्यूटरी और लीगल राइट एट बेस्ट. तो दिस इज़ नॉट द राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट ए फंडामेंटल. तो नोट कर लो कि राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट द राइट टू स्ट्राइक जो है, राइट टू स्ट्राइक
इज नॉट फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट टू स्ट्राइक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। आर्टिकल 20 protection against conviction. Consider the following statement regarding the protection against the conviction of the offences under Article 20. Immunity from ex post facto law applies to both civil and criminal liabilities. सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ दोनों के लिए है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल jeopardy prohibits prosecution and punishment by the court of law more than once for same offense. Immunity against self-incrimination extend to both oral evidence and mandatory blood sample thumb impression. Statement 1 is incorrect. एक्स फैक्टो जो एक्स पोस्ट फैक्टो की बात है, ये है आर्टिकल 21 का 20 के 1 में अप्लाइज होता है ओनली टू क्रिमिनल केस लॉज, नॉट सिविल केस जो होते हैं या टैक्स लाइबिलिटीज़ में ये 21 नहीं होता एक्स पोस्ट फैक्टो। तो दिस इज करेक्ट। लॉ अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, तो सिविल के लिए नहीं होता, so this is wrong. Number 2 is protection against double jeopardy prohibits prosecution and punishment by court of law. This is correct. jeopardy डबल jeopardy आर्टिकल 22 का जो 2 है, 20 का 2 है, इस प्रोटेक्ट अगेंस्ट मल्टीपल प्रोसिक्यूशंस बाय जुडिशरी। कोई किसी को एक ही केस के लिए एक ही चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20 का जो 2 सेक्शन है उसमें क्लियर लिखा है, डज नॉट बार डिपार्टमेंटल सैंक्शन। ओके, इट डज नॉट डिपार्टमेंट सैंक्शंस। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसमें इम्यूनिटी अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड मैंडेटरी ब्लड सैंपल थंब इम्प्रेशन। दिस इज इनकरेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट। सो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो 20 का 3 सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंपेल्ड टेस्टिमोनियल एविडेंस। इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट गिविंग थंब इम्प्रेशन और ब्लड सैंपल। जो थंब इम्प्रेशन और ब्लड सैंपल्स डज नॉट अगेंस्ट गिविंग थंब इम्प्रेशन ब्लड इम्प्रेशन, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी के और ओघड़ थे, ओघड़, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंपेल्ड टेस्टिमोनियल एविडेंसेस, इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गिविंग थंब इम्प्रेशन और ब्लड सैंपल्स। ओके, सो ओनली सेकेंड इज करेक्ट, तो ए इज करेक्ट। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। सॉरी 6-7 क्वेश्चन लाया और फिर बाकी क्वेश्चन कुछ 6-7 में नेक्स्ट वीडियो में भी लाऊंगा, शायद इसी फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।